Okay, good. So this seems to be working. So let's start. So today we are going to do vectors. आज हमारा टॉपिक वेक्टर्स है. So थोड़ा देखते हैं वेक्टर्स के बारे में. वेक्टर्स हमारे फिजिक्स में बहुत ही एक बेस टॉपिक है जो कि हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. So let's start it. अब वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेक्टर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है. ठीक है. तो जैसे कि हमने देखा है कि हम नंबर्स के साथ डील करते हैं जब, तो उसमें these numbers are serving us pretty well, right? So बचपन से हमको ये 1+2=3 करके पढ़ाते हैं, right? और वो सिर्फ नंबर्स की दुनिया तक नहीं रहता, वो फिजिकल वर्ल्ड में भी जाता है. सपोज यू हैव say 1 kg and you also have something which is 2 kg, and if you know measure इन दोनों को एक साथ मेजर करेंगे तो वो आपको 3 kg के बराबर मिलता है, जो कि किसी और 3 kg के साथ होगा. अगर कहीं से आपने मेजर कर रखा है तो वो आपको उसके बराबर मिलता है. और इन सब चीज़ों के लिए आपका बड़े आराम से वही नंबर्स काम करते हैं, चाहे आपका मास हो, चाहे डिस्टेंस हो, टाइम हो. तो ये सारी जगहों पे वो वही नंबर्स एग्जैक्टली काम कर जाते हैं. बट अगर आप से बात करो से फोर्स की, तो मान लो कि आपके पास एक बॉडी है और ये मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ. सपोज ये 1 kg की बॉडी है और इसके ऊपर आपने एक तरफ को से 3 न्यूटन्स का फोर्स लगाया और कुछ टाइम बाद देखा, 1 सेकंड के बाद देखा तो ये कुछ डिस्टेंस चलेगा. ठीक है. सपोज कि ये x डिस्टेंस चला. उसी 1 kg के ब्लॉक पे आपने 4 kg का मास 4 न्यूटन का फोर्स लगाया. अब देखा कि ये कुछ y डिस्टेंस चला. ठीक है. उतने ही टाइम में अगर हम इसमें इन दोनों को एक साथ लगाते हैं और एक ही डायरेक्शन में लगा देते हैं, 3 न्यूटन को भी और 4 न्यूटन को भी, तो हम देखते हैं कि उतने ही टाइम में अब ये x प्लस वाई चल रहा है. तो यहाँ पर तो हमारे वही नंबर्स काम कर जा रहे हैं, है ना. अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, मान लो कि मैं 3 न्यूटन को पीछे की साइड को और 4 न्यूटन को आगे की साइड को लगा दूं, तो एक्चुअली इस केस में हमको उतने ही टाइम में y माइनस एक्स मिलता है. और ये पूरी तरह से कंपैटिबल है अभी तक हमने जो बाकी चीजों के साथ किया है. मान लो कि हम 3 किलो में से 1 किलो निकाल देते, राइट. हमने 3 किलो का कुछ सामान था, उसमें से हमने 1 kg हटा दिया, तो हमारे पास 2 kg के बराबर का सामान बचता है. तो ये नेगेटिव होना ये बहुत ही नॉर्मल है स्केलर्स के साथ, उन नंबर्स के साथ. ठीक है. जो हम अभी तक करते आ रहे हैं और उसको हम उस अरिथमेटिक को हम स्केलर अरिथमेटिक कहते हैं. मगर अगर हमने यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये एक लाइन में फोर्स लगाने की बजाय अगर हमने यहाँ ये फोर्स ऐसे लगा दिया, से 3 न्यूटन का फोर्स हमने ऐसे लगा दिया और 4 न्यूटन का फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, अब जो चीज हमें मिलती है वो हमें नॉर्मल नंबर्स से नहीं मिलती. वो x और y के हिसाब से जाने के बजाय, ठीक है, वो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाता है, ऐसे डायरेक्शन में उतने ही टाइम में. और इस बार हमें आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो हम आगे देखेंगे कि ये ऐसा इफेक्ट क्यों आता है इसमें. मगर दिस इज व्हाट यू गेट. और इसी के लिए हमने पूरी अरिथमेटिक बनाई है मैथमेटिक्स में, जिसको हम कहते हैं वेक्टर अरिथमेटिक्स, जो कि इसका फोर्स के लिए और कई चीजों के लिए बिल्कुल सही आंसर्स देती है. जो कि हमारा ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई टाइप की चीजों से हमारा आंसर नहीं आता. मगर यहाँ पे अगर हम वेक्टर अरिथमेटिक आते हैं तो ये भी आते हैं और इस तरह की सिचुएशन के आंसर्स भी आते हैं. और बहुत क्लियर है कि इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपका डायरेक्शन का है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर अगर हम किसी अलग से डायरेक्शन में लेते हैं, इनफैक्ट हम किसी भी और रैंडम डायरेक्शन में भी अगर लगाते हैं, तो इन सब के आंसर भी हमारे सही सही आंसर आ जाते हैं अगर हम वेक्टर अरिथमेटिक के रूल्स को यूज करते हैं. तो दैट इज द प्राइमरी मोटिवेशन व्हाई वी स्टार्टेड दिस होल वेक्टर अरिथमेटिक. यही चीज हमको डिस्प्लेसमेंट में भी देखने को मिलती है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट इस तरीके का कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली पिछले वाले में हमने डिस्प्लेसमेंट ही देखा था, मगर अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो ये बहुत ज्योमेट्रिकल सा क्वेश्चन बन जाता है. और वहां पर भी हमको एग्जैक्टली इसी तरह का मिलता है कि मान लो कि हमने 3 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया, 4 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंड ऑब्वियसली उस केस में ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि 5 मीटर्स का आंसर आना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि हमारा ये इस टाइप से कुछ एंगल पे जा रहा होता, तब क्या होता? तो ये सारी डिटेल्स हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे कि इस केस में हम क्या निकालें, कैसे निकालेंगे। अगर ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है तो ये आंसर कितना होगा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ये जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, वेक्टर्स हमको ये वेक्टर क्यों करने हैं, क्योंकि हमको लाइफ में, रियलिटी में, यूनिवर्स में ऐसी कई सिचुएशंस दिखती हैं जहाँ पे सिंपल एक क्वांटिटी जो 3 की है और एक क्वांटिटी जो से 4 यूनिट्स की है, उससे हमको आंसर 7 या 1 नहीं मिलता। ठीक है, वो हमको कभी कभी आंसर 5 मिल जाता है, या फिर और भी कई आंसर मिलते हैं जो कि एक्चुअली पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है 7 से 1 के बीच में। तो ये कहाँ से आ रही है, इसकी मैथ्स क्या है, इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है, वो हम सब इसको कैप्चर करते हैं वेक्टर अरिथमेटिक्स में। तो बेसिकली स्केलर अरिथमेटिक है जो आज तक आपने पढ़ी नंबर्स के साथ, और वेक्टर अरिथमेटिक है जो कि हम कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज के साथ यूज करेंगे, और एक पूरी मैथ्स है जिसके अपने रूल्स हैं, और वो जहाँ पे भी लगेंगे हम उन चीज़ों को वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हैं आपकी जहाँ पे आपके नंबर्स लगते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके मास, टाइम, डिस्टेंस, राइट। सो अगर आपने मान लो कि कुछ पाथ चला है और उसके बाद फिर से आपने कुछ और पाथ एक्स्ट्रा चला है, राइट, उसके बाद आपने और चला है, तो ये जो नेट पाथ लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मिलता है L1, और ये अगर मान लो कुछ L2 है तो टोटल पाथ लेंथ आपको L1 प्लस L2 मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आपका नंबर्स के साथ आप जैसे करते आ रहे हो, वही मास में, वही टाइम में, डिस्टेंस में, स्पीड में आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ता, तो वो एक सिंपल नंबर की तरह बिहेव करता है। बाकी जिन चीजों के साथ हम डील कर रहे होते हैं उससे हमको आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अरिथमेटिक कभी कभी कहीं कहीं लगती है, मगर वो डायरेक्टली नहीं लिंक होती है, मगर नंबर्स के हिसाब से आ जाती है। सेम एरिया है, वॉल्यूम है। एरिया में अगर आपके पास एक कुछ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा कि ये इस टाइप का सिलेंडर का निकालना है, तो आपको एरिया टोटल निकालना है, तो आप इसका एरिया निकालते हो से पाई आर स्क्वायर, आप इस कर्व सरफेस का एरिया निकालते हो से 2 पाई आर एच, और आप नीचे वाले का एरिया निकालते हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इन सबको आप जोड़ देते हो। आप ये नहीं कहते कि ये तो इसका डायरेक्शन तो ये ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ तो एरिया इधर की ओर है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपली इन तीनों एरिया को जोड़ के आप नेट एरिया का निकाल लेते हो, राइट। तो एरिया है, वॉल्यूम है, कितनी जगह कोई चीज घेर रही है, तो सब स्केलर की तरह से बिहेव करते हैं। मनी है कि कुछ पैसा है, उसमें से कुछ पैसा हटा दिया है, उसमें कोई ये नहीं कि किस डायरेक्शन में गया किधर, वो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल नंबर्स की तरह से ये सारी चीजें बिहेव करती हैं। तो जिसमें आपके पास सिंपल नंबर्स के से आंसर आ जाते हैं, उनको हम स्केलर कहते हैं। उसमें डायरेक्शन का ऐसा कोई वो नहीं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपका काम सिंपल नंबर्स की अरिथमेटिक से चल रहा है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपका काम स्केलर सिंपल नंबर के अरिथमेटिक से नहीं चल रहा तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगर उसमें वेक्टर के रूल से काम हो जाता है तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जहाँ पे वेक्टर अरिथमेटिक निकलेगी लगेगी, जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि वेक्टर अरिथमेटिक कैसे कैसे होती हैं अगले 2-3 लेक्चर्स में, और वहां पे इसके रूल्स लगने चाहिए। तो आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें आपके पास मैग्नेट उसका एक नंबर होता है जो उसको मेजर कर रहा होता है, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी के केस में हम कहेंगे कि सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड है, या फिर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में कहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसका एक डायरेक्शन होता है, और ये दो चीजें तो जरूरी हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है कि ये दो चीजें तो होनी चाहिए। डायरेक्शन बताता है किसी एक डायरेक्शन की ओर उसका कुछ ओरिएंटेशन है आपकी क्वांटिटी का, और तीसरा उसके लिए तीसरी रिक्वायरमेंट है कि उसको रूल्स फॉलो करने चाहिए वेक्टर अरिथमेटिक के लिए। ठीक है, तो रूल्स फॉलो नहीं करता तो फिर वो आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज को स्केलर भी बना सकते थे, रूल नहीं फॉलो करता इसीलिए वो स्केलर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो तो होना ही चाहिए, साथ में रूल्स भी फॉलो करने चाहिए, तभी वो आपका वेक्टर क्वांटिटी बनेगा।
इसमें एग्जांपल्स हैं आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सब में वही सेम तरह के रूल्स लगते हैं और इनको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो उसी तरीके से, तो इसलिए इनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एक और चीज ये भी है कि अगर आपके पास डायरेक्शन है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उससे ये नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एक एग्जांपल है आपका करंट। ठीक है, करंट में बहुत क्लियरली एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका अपना एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, मगर इन दोनों के होने के बावजूद जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो जुड़ता स्केलर की तरह है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मगर वो जुड़ता नहीं है उस तरीके से, वो आपका सिंपल एक स्केलर की तरह जुड़ता है। स्केलर के रूल से ही उसका काम होता है। अगर करंट यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर का और यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर का करंट, तो वो किसी इस रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाएगा और 5 एम्पियर का नहीं बन जाएगा। वो हमेशा, चाहे आप तार को ऐसे हेलो। रखो, चाहे आप तार को ऐसे रखो, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स प्लीज, या चाहे आप किसे भी रखो, किसी भी डायरेक्शन में रखो, तार को आप ऐसे मोड़ दो, चाहे तार को आप ऐसे मोड़ दो, हमेशा हर डायरेक्शन में आपके पास 7 एम्पियर का ही करंट जाएगा, चाहे किसी भी आप वायर को किसी भी ओरिएंटेशन में रखो। तो उसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ना तो इनपुट के डायरेक्शन से फर्क पड़ता है और ना आउटपुट के डायरेक्शन से। आप चाहे ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर ऐसे आएंगे, तब भी वो 7 एम्पियर ही जाएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हो। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन एक रिक्विजिट जरूर है, मगर डायरेक्शन होना किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनाता। वेक्टर के रूल फॉलो करना उसको वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। अगेन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चीजें स्केलर और वेक्टर होती हैं, उसके अलावा भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि ना तो सिर्फ स्केलर से ना वेक्टर से काम चलता है उनका। हमको उसके लिए नई क्वांटिटीज बनानी पड़ती हैं, नई मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ती है, फेजर, टेंसर इनको बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, थोड़ा सा हम हल्का फुल्का कहीं पे टच हो जाता है, फेजर होता है 12th क्लास में। ठीक है, मगर इसके बियॉन्ड भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आपको डील करना पड़ता है, तो उनके लिए फिर वैसी मैथमेटिक्स बनाई जाती है। Now let's come to कि how to work with vectors। तो पहले हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखते हैं। मैथमेटिक्स में हम एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं पे खत्म होगा। जहां से वो स्टार्ट होता है उसको हम इसका इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। जहां वो खत्म होता है उसको हम उसका फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके पॉइंट्स हैं। पॉइंट यहाँ पे बना रखे हैं मैंने बड़े बड़े, मगर पॉइंट जैसा आपको पता है क्योंकि उसका डायमेंशन नहीं होता तो दिखेंगे भी नहीं। वेक्टर आपका ये रेड एरो है, दैट्स इट। और इस वेक्टर को का एक डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ है, और इसका ये डायरेक्शन है जो ये एरो बता रहा है, ये इसका डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर के बारे में जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है आपकी। इसको टेक्स्ट में लिखेंगे कैसे? हम लिखते वक्त उसको ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। ओके, सो इसको पढ़ना है वेक्टर ए बी, या ए बी वेक्टर बोल सकते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, पहले स्टार्टिंग पॉइंट बोलना है और फिर उसके बाद उसका एंड पॉइंट बोलना है, लिखते वक्त भी वैसे ही करना है। तो ये बताता है एक वेक्टर है जो ए से बी की तरफ को जा रहा है। ये सिर्फ एक नोटेशन है जो बताती है कि ये ए बी एक वेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट नहीं है फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो इसमें हम जब इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए बी के ऊपर ये एरो बता रहे हैं, ये सिर्फ इसका नोटेशन है कि ये वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन नहीं बता रहा। डायरेक्शन तो आपका जो एरो, एक्चुअल में जो एरो है वही बताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मान लो कि मेरा वेक्टर मेरा ऐसे की हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए बी के ऊपर ऐसे बनाऊंगा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, आपको ऐसे ही आगे की तरफ कोई डायरेक्शन बनाना है जो कि इसका टेक्स्ट का नोटेशन है। ठीक है, इसमें हमको जब इसका मैग्नीट्यूड दिखाना होता है, हमको उसके मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है, तो हम उस मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, ये जो मॉड्यूलस साइन होता है आपका, उसी टाइप का एक ऑपरेटर होता है वेक्टर्स के लिए, वो यूज करते हैं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है उस वेक्टर का। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर। वेक्टर को हम एक नाम भी देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसका नाम है वेक्टर का ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए। और ये इसमें अगर हम ऊपर से ये नहीं लगाएंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी बताता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ
expressing the magnitude. So this is your vector and this is the magnitude of the vector. So basically end of it, you can write your vector like this और like this, या तो AB वेक्टर या फिर A वेक्टर ऐसे करके लिख सकते हैं. और जो मैग्नीट्यूड बताना है तो या तो आप उसको अपने मॉडुलस के बीच में आप AB लिख दीजिए, या फिर आप उसको उसके नाम के हिसाब से लिख दीजिए, या फिर सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए A. ठीक है, तो ये आपके मैग्नीट्यूड बताने के तरीके हैं. सो आई होप अभी तक सबको सब क्लियर है. अगर सब क्लियर है तो प्लीज रेज हैंड कर दीजिए, किसी को डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी. या वाई यूज मॉड, वो नोटेशनल है, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है. आप उसमें मतलब एक कन्वेंशन था कि मैग्नीट्यूड कैसे दिखाना है, तो इसलिए उसके लिए वो बनाया गया है. किसी ने पूछ रखा है कि वाई डिफाइन मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन. डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द एरो. अब आप उसको लिख नहीं सकते ना आराम से ऐसे, तो डायरेक्शन को आपको पूरा एक डायरेक्शन लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मगर उसको दिखाने के लिए तो आपको एक्चुअल डायरेक्शन ही दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सो और कोई रीजन नहीं है. ये टू रिमूव साइन बिल्कुल गलत बात है. नहीं, इसका नेगेटिव और इस सबसे कोई लिंक नहीं है. फिर एक बात समझ जाओ कि जब हम ये -5 कर रहे हैं और इसको 5 कर रहे हैं, ये स्केलर्स के ऊपर काम कर रहा है. और यहां पर हम जब ए वेक्टर कर रहे हैं तो ये वेक्टर के ऊपर काम कर रहा है. ठीक है, और ये दोनों जगह बिल्कुल अलग है. ये चीज और ये वाला ऑपरेटर, ये स्केलर के ऊपर ऑपरेटर है और ये मॉडुलस ऑपरेटर है. ठीक है, इसको भी हम वही बोलते हैं. ठीक है, हम कई बार मैग्नीट्यूड, मगर ये बिल्कुल अलग काम है इसका. दोनों के कुछ आइडिया सेम थे इसलिए ऐसा किया गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आगे देखेंगे तो हमने जब ये किया था तो हम कहते थे ये डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से, तो सॉर्ट ऑफ हम इसको भी यूज कर सकते हैं उस टाइप की चीज के लिए, इसलिए यही सेम सिंबल यूज किया गया था. मगर ये दोनों का पर्पस बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है. इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए. ठीक है, ये बिल्कुल अलग डोमेन में काम कर रहा है, यही सेम नोटेशन, और यहाँ पे वो बिल्कुल अलग काम कर रहा है, वही सेम नोटेशन. ये जो ऑपरेटर है देखने में सेम है, काम बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, लेट्स सी कोई और क्वेश्चंस है तो. मैग्नीट्यूड माइनस को प्लस कर देता है. हाँ, मगर वो मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड को अलग रखें. वो जो है वो मैग्नीट्यूड है, मगर ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलें. और यहाँ पर ये हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर का बता रहा है. ठीक है, ओके. ये सारे क्वेश्चंस हाँ उसी में है, आपके जो अगला चैप्टर है एनसीईआरटी का उसमें से है. एक चीज और रखने की, ये मैग्नीट्यूड आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये लेंथ से हम मैथमेटिक्स में इसको डिनोट करते हैं और लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं होती. तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इक्वल टू 0 आपका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, उसके लिए आपका रहता है, जिसमें आप जैसे कि मैग्नीट्यूड, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट में देखा होगा कि मान लो कि आप एक जगह से स्टार्ट किए और वहीं पे वापस आ गए, तो अब इसको आप क्या कहोगे. तो इसको इस टाइप की चीजों को डील करने के लिए इसमें आपको करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो उसको दिखाने के लिए हम एक जीरो वेक्टर डिफाइन करते हैं, जो कि हम अभी थोड़ा आगे देखेंगे. तो ये उस केस में आपका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है. ठीक है, मगर बाकी हर केस में आपका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी आपको, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करें. तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट वगैरह है वो तो बड़े कंपैटिबल हैं, उनका तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ गया था, मेरा पाथ कुछ इस तरीके का था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है. ठीक है, और उसमें एक इनिशियल पॉइंट बड़ा नेचुरली आता है, एक फाइनल पॉइंट नेचुरली आता है, तो आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट होता है. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, व्हाट हाउ डू यू डील विद से थिंग्स लाइक वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है हम कहते हैं स्पीड और डायरेक्शन से मिलके बनती है. अब उसकी स्पीड कुछ होगी, मान लो कि यहाँ पे उसकी से 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो आप कैसे दिखाओगे, और उसकी लेंथ कितनी रखोगे, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका एंड पॉइंट क्या होगा. तो हम बेसिकली ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, खाली उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं जो कि प्रोपोर्शनल होता है उसके मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन उसकी पोजीशन के हिसाब से देते हैं. उसका कोई एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट हम उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता. ठीक है, तो ये जो इसका जो यहाँ पे एंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिर्फ आपका
ये जो जहां पर उसकी पोजीशन है, जहां पे हम उसको दिखाना चाहते हैं वहां दिखा देंगे। मान लो कि किसी और पोजीशन पे, मान लो कि इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर्स पर सेकंड, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो अगर हमने वहां पर ये कुछ एक लेंथ का बनाया है तो हम कोशिश करें कि यहाँ पर हम उससे डबल लेंथ का बना दें, ठीक है। सो दैट्स इट, और कोई रीजन इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ वेलोसिटी दिखानी है हमें तो हम उसको उसी के प्रोपोर्शनल, उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल बना देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर हेलो। गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, and that is how we are going to just keep things proportional। उतना ही हमको काम करना है। इसकी लेंथ कुछ होगी ऑब्वियसली, मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, या मे बी इस वाली 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल से ड्रॉ कर रहे हो ना, मेजर कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर ये है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी नहीं है, ये कुछ डायरेक्शन, ये खाली कोई लेंथ है, ये हम खाली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लीनियर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो जितने भी लीनियर ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए लाइन होती है, लाइन सबको पता है कि आपकी लाइन इन्फिनिट लीनियर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। इसके जो एरोज हैं वो ये दिखा रहे होते हैं कि इन्फिनिट है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डायरेक्टेड लाइन होती है, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टेड लाइंस, और इसमें इसकी इन्फिनिटी दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं डैश दोनों साइड से कि ये चलता आ जा रहा है, और जो डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए हम ये एरो यूज करते हैं, ठीक है। देन यू हैव एक्सिस। सो एक्सिस में इसी डायरेक्टेड लाइन में अगर हम एक ओरिजिन सेट कर दें और उसके एक तरफ को फिर उसका पॉजिटिव डायरेक्शन और एक तरफ को उसका नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव यूनिट्स के हिसाब से हम उसको सेट कर देते हैं, तो ये आपकी हो जाती है एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, जिसमें एक ओरिजिन है, एक पॉजिटिव साइड है, 1 2 3 4 करके उसमें हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, पोजिशन सेट कर रहे हैं, और इसमें हम दूसरी साइड में -1 -2, तो ये दिस बिकम्स एक्सिस। सो यहाँ से हम ग्रेजुएट किए, लाइन को हमने डायरेक्शन दिया तो डायरेक्टेड लाइन बन गई, और उसमें हमने मेजरिंग कैपेबिलिटीज डाल दी तो वो हमारी एक एक्सिस बन गई। फिर आपके पास रे होती है, रे इन्फिनिट नहीं होती है, सेमी इन्फिनिट होती है। सेमी इन्फिनिट मतलब उसका दोनों तरफ से एंड हो ना हो ऐसा नहीं है, एक तरफ से एंड होता है, दूसरी तरफ से वो चलती चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रे। देन यू हैव लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट फाइनाइट होती है मगर डायरेक्टेड नहीं होती, वो उसका एक एक लिमिट, एक स्टार्टिंग होती है, एक एंड होती है, दोनों साइड से ही फाइनाइट होती है। एंड देन यू हैव वेक्टर विच इज अगेन फाइनाइट एंड विच इज डायरेक्टेड। सो उसमें डायरेक्शन है मगर वो फाइनाइट है। सो दिस इज व्हाट अ वेक्टर इज। सो दीज आर डिफरेंट लीनियर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। If you want, you can take a print screen of this and use it. So yeah, let me just keep it somewhere here. Okay. जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्शन आपको बताना है, तो आपको डायरेक्शन के लिए अलग से बताना पड़ता है, उसके साथ अटैच करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपके पास वेक्टर है, तो आप बोलोगे कि ये 5 यूनिट्स का इसका मैग्नीट्यूड है और ये नॉर्थ की तरफ है, या कोई भी डायरेक्शन बताना है, तो हम हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन कैसे बताते हैं। तो बेली तो हम जब अर्थ के लेवल पर अपने लोकेलिटी में बात करें तो हम दो डायरेक्शंस तो बिल्कुल क्लियर होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, राइट। यहाँ पे अगर आप हैं तो आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन तो है ही, ठीक है। वर्टिकल साइड में ये दो डायरेक्शंस हैं, तो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो कि इसमें डायरेक्शन बताने के लिए आपके पास ये कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, जो कि जनरली आपको कंपास से थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है। कंपास एग्जैक्टली नॉर्थ नहीं बताता मगर मोटा मोटा बताता है, ठीक है। तो बाकी मगर वो एक लोकेलिटी में बड़े क्लियरली सेट होते हैं, ठीक है। वो अर्थ के अलग अलग पार्ट में वो डायरेक्शन बदलते जाते हैं, वो सेम नहीं रहते, बट एक लोकेलिटी में एटलीस्ट वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो आप उस लोकेलिटी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट करके डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है, कहीं बीच में कोई है, तो आप उसका एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये P1 है, तो इस P1 डायरेक्शन को जो यहाँ से इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस वी विल से एज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल स्पेसिफाई इट। इसमें हम देख सकते हैं ईस्ट, ये जो P1 है ईस्ट के पास है, तो हम पहले तो ईस्ट को अपना मेन फोकस रख लेंगे और फिर हम कहेंगे ईस्ट से 30 डिग्री का डेविएशन है, तो जो भी जिसके भी आप ज्यादा पास हो उस डायरेक्शन को आप पकड़ लो,
और फिर उसमें कितना डेविएशन आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर जैसे ऊपर की तरफ को आ रहा है, नॉर्थ की तरफ को आ रहा है, तो आप कहोगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर आपको इधर की तरफ को आ रहा है तो आप कहते हैं साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, सो ऐसे P2 है। सो आप लोग चैट विंडो में बताइए कि P2 को क्या बोलेंगे। ठीक है, P2 को आप क्या बोलेंगे बताइए। हाँ, जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको देखना कि मेजर डायरेक्शन कौन सा, किसके आप पास हो। तो P2 में आप नॉर्थ के पास हो, तो नॉर्थ के हिसाब से आप डेविएशन बताओगे। ठीक है, तो 60 डिग्री मत बोलिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट 60 डिग्री, सो दिस इज एक्चुअली 30 डिग्री, 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ साइड। इसके ज्यादा पास है नॉर्थ के, तो आप बोलोगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, जिसके आप पास हो उसको लेके चलोगे। ठीक है, सो इसके आप ज्यादा पास थे, तो दिस इज व्हाट विल बी योर प्राइमरी डायरेक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी, लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो सपोज अगर हमारे पास ये है, सो लेट्स कॉल दिस एज P3। P3 अच्छा है पहले से। हाँ, P3 हम पहले कर लेते हैं P3। सो जो P3 है वो 45 डिग्री पे है ना। 45 डिग्री मतलब दोनों से ही बराबर पास है। तो इन सब के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये आपके 4 डायरेक्शन हैं। तो P3 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली साउथ वेस्ट। ठीक है, सो अगर दोनों के बराबर पास है तो दिस इज व्हाट वी डू। सो इस टाइप का डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट। इन मेन 4 डायरेक्शन के बियॉन्ड आपके ये सब डायरेक्शंस और होते हैं जिनको आप नाम दे रखा है। सो लेट्स सी, अगर हम से कहें कि इस डायरेक्शन में है और ये आपका 70 डिग्री है, एंड लेट्स कॉल दिस एज P4। सो व्हाट वुड P4 बी? दिस यू हैव टू आंसर वन बाय वन। अभी P4 के लिए सोच लो, और मे बी दिस इज 20 डिग्री, what this is P5, and let's do this also. This is P6. Okay, this is 65 degrees, and let's do one more here, which is 45 degrees here. So this is P7. So what are these directions? Yeah, so start with P4. Yeah, very good. Most of the people are getting this right. Yes. So P4 is 20 degrees east of south. ठीक है? 20 degrees east of south is P4. Okay, what about P5 now? P5. Okay, भास्कर अच्छा पूरा टाइप नहीं किया है। हाँ, नहीं, वो गलत भी लिखा है। भास्कर सही से लिखिए पूरा। अनुष्का पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, डिग्रीज भी बताने हैं। यस, साक्षी गलत है आंसर। ठीक है, P5 का पूछ रहे हैं। सो दैट वुड बी 20 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 20 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट के 20 डिग्री नॉर्थ के साइड है। ठीक है, 20 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके ओके, लेट्स डू P6 नाउ। P6, यस। शुभम गलत है, 30 डिग्रीज नहीं आएगा उसमें। साक्षी अगेन 30 डिग्रीज नहीं आएगा बेटे, तो 65 डिग्रीज था ना। संस्कार आपने कैलकुलेशन गलत किया है। ठीक है, yeah, so 25 degrees, answer is 25 degrees west of south. Yes, most of you are getting it right. So answer is 25 degrees west of south. Very good. So now finally we have P7. Yeah, तो बहुत easy है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कैसे हो रहा है ट्रांसफॉर्मर? ये ट्रांसफॉर्मर अपने नाम ठीक कर लो उसमें। ठीक है, this is yeah, P7 we are doing, it is northeast, as simple as that. Yeah, northeast is the right answer. ठीक है, yeah, okay, good. So let's move forward. So this is how we can specify, say, direction if we have to talk about a direction in the horizontal sense. Okay, हाँ, अभी भी हम कोई जनरल डायरेक्शंस नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे बताएंगे, विल सी दैट। ठीक है, उनके सब तरीके हैं, बट जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो हम से डील कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड्स आपको क्वेश्चंस वगैरह में कभी कभी मिल जाएगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जो विंड का होता है वो डायरेक्शन, उनका नाम जो है वो कहाँ से आ रही है उसके हिसाब से होता है। ठीक है,
सो बेसिकली अगर आपकी नॉर्दर्ली विंड है तो वो साउथ की तरफ जा रही होगी और आ नॉर्थ से रही होगी, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्दर्ली विंड। वो देखने में लग रहा है कि तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू तो लग रहा है साउथ जा रहा है, राइट, बट दिस इज अ नॉर्दर्ली विंड अगर हवा उस साइड से आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अ नॉर्थ वेस्टर्ली विंड will go towards southeast, so this is a northwesterly wind, जबकि this is the northwest direction, this is northwest direction, but this is a northwesterly wind, okay। तो इसका ध्यान रखना कि जो हवा होती हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं उसके हिसाब से उनका नाम होता है और उसी डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी भी होती है। Okay, so if you have to represent say upward and downward direction, probably आपने 10th क्लास में देखा होगा इस टाइप का नोटेशन कि इसके लिए हम ये यूज करते हैं ऐसे डॉट और क्रॉस, ठीक है। और याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कोनिकल एरो ऐसे सोचते हैं। और इसमें हमारा अगर हम ऊपर से देखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको विजुलाइज कर रहे होंगे तो हमको क्या दिखेगा, सिंपली ये कि ये इस कोन का ये सर्कल और ये वाला जो ये वर्टेक्स है ये दिख रहा होगा, तो ये आपका डॉट हो जाएगा। वही अगर ये उल्टा होता, ये आपका एरो डाउनवर्ड्स होता, ठीक है, तो उसमें हमको ये चीज दिख रही होती, ठीक है। और उसमें हमको सिर्फ ये आपके चार इसके जो फेदर्स हैं जो भी इसको स्टेबलाइज करने के लिए लगते हैं, और ये वाला सर्कल दिख रहा होता फिर से, तो उसकी वजह से हमको क्रॉस दिख रहा होता, ठीक है। सो ये अगर नीचे की ओर है आपका पॉइंटेड, तो दिस इज व्हाट यू विल सी एंड दिस इज व्हाट यू विल सी व्हेन इट इज अपवर्ड्स। सो दिस इज अ नोटेशन फॉर समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर टुवर्ड्स यू, ठीक है, अपवर्ड्स कह सकते हैं उसे, अपनी तरफ आ रहा है जो। एंड दिस इज द नोटेशन फॉर समथिंग व्हिच इज गोइंग away from you downwards into the plane, right? So these are the two notations that you have to remember, okay। so these are also जनरली कि ऐसा आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा हो कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले तो 3 मीटर्स ईस्ट की तरफ और फिर 4 मीटर्स अपवर्ड्स, राइट। सो मे बी वो दे विल जस्ट यूज दिस काइंड ऑफ अ नोटेशन। सो बेसिकली आप अगर 3D में बनाओगे तो कुछ इस टाइप से और फिर इस टाइप से ऊपर को चला जाएगा, राइट। सो ये आपका कुछ ऊपर की तरफ को जा रहा होगा, सो जस्ट रिमेंबर दैट। Now we'll talk about some types of different types of vectors, which is unit vector. तो यूनिट वेक्टर सिंपली एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और उसको हम दिखाते हैं ऐसे हैट पहना देते हैं उसको, ठीक है। सो ये हमारा वेक्टर का नाम था, हमने उसके ऊपर एक हैट पहना दिया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया, सिंपल एज दैट। वैसे आपका एक जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर के लिए हमारा जो नोटेशन है वो जीरो के ऊपर एक वेक्टर बना देते हैं। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे मैंने बताया उसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है, और क्योंकि जीरो मैग्नीट्यूड होता है तो कहीं से कहीं को जा नहीं रहा होता, तो उसका कोई डायरेक्शन ऐसे आप बता नहीं सकते, मगर डायरेक्शन होना जरूरी है क्योंकि वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए दो चीज जो है वो जरूरी है, वो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन एग्जैक्टली बता नहीं पाते, मगर हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट है। तो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो प्रैक्टिकल सेंस में आपका जो मन है वो ले लो, बट इनडिटर्मिनेट का मीनिंग है यू कैन नॉट डिटर्मिनेट, ठीक है, यू कैंट डिटर्मिनेट, ठीक है। So that is the meaning of indeterminate. It is, don't say कि जीरो वेक्टर का अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड होने का मतलब है कि वो है ही नहीं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन है तो फिर वो वेक्टर ही नहीं रहेगा। तो उस टेक्निकल डिटेल से बचने के लिए हम बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है। इसका प्राइमरी पर्पस है कि आपकी वेक्टर अरिथमेटिक में कई बार आप देखोगे कि आप जीरो के पास पहुंच जाओगे, जहां पे आपको मतलब कुछ ऑपरेशंस करने के बाद आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो उस टाइप की सिचुएशंस को डील करने के लिए हम इसको लाते हैं, जैसे कि हम उसमें भी लाते हैं ना 3 - 3 इज 0, या फिर 3 + 5 - 8 इज 0। तो स्केलर में भी हमने जीरो इसी टाइप की सिचुएशंस को डील करने के लिए किया था, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं को रिप्रेजेंट कैसे करें। वैसे वेक्टर्स में भी कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। देन यू हैव पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन या तो सेम है या अपोजिट है, सो दिस इज सेम डायरेक्शन, and a direction which is exactly opposite to it would be something like this. So this, so या तो सेम है या अपोजिट है, then the vectors are parallel. So these two things are parallel. So A का डायरेक्शन B के डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, so these are parallel vectors. A और C का डायरेक्शन अपोजिट है, they are also parallel vectors, ठीक है। हाँ, एक एंटी पैरेलल वेक्टर होता है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ए और सी एंटी पैरेलल हैं, सी और बी भी एंटी पैरेलल हैं,
तो ए और सी पैरेलल भी हैं और एंटी पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो जब भी वो एंटी पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा, बट नॉट द अदर वे कि पैरेलल है तो एंटी पैरेलल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी डाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबको क्लियर है सब कुछ? ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कह रहे हो, आई थिंक सुबह भी कहा था हमने नहीं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन नहीं, ठीक है। उसको उतना ही बोलना है जितना बोलना है, वो है कि वो आपका इनडेटर्मिनेट है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडेटर्मिनेट है, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर जैसे अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिंपल खाली डेफिनेशन है, एंटी पैरेलल इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आई थिंक सम क्वेश्चंस वर देयर लॉन्ग टाइम बैक, सो लेट मी जस्ट सी, कुछ some people were asking it. हाँ, so एक क्वेश्चन है, isn't semi infinite equals to infinite? तो इनफाइनाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइन, एक लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो डिपेंड करता है आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। तो आप अगर देखते हो तो उसकी लेंथ, हाँ, रे की लेंथ इनफाइनाइट है, मगर फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एक एक्स्ट्रा चीज और सोच सकते हो कि दोनों तरफ से इनफाइनाइट है कि एक तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अगर एक तरफ से उसका एंड है और दूसरी तरफ से एंड नहीं है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है सेमी इनफिनिट, ठीक है। तो इट इज अ मोर क्वालिफाइड स्टेटमेंट देन सिंपली सेइंग इनफिनिट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज दिस एक्सेस। आप लोगों ने इतने यूज किया एक्सेस, somebody is asking, साक्षी is saying कि एक्सेस समझ में नहीं आया। एक्सेस जैसा आपने यूज किया उतना ही है, बेसिकली उसमें आपका वो इन्फिनिट होती है, उसमें एक ओरिजिन होता है और उसमें आप से पोजीशन सेट करते हो, ठीक है। उसकी एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है, ये दो मेन चीजें हैं, एंड दैट इज ऑल देयर इज टू इट, उसके बियॉन्ड कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। सो ओके, आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है, तो हम ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, ओके। सो अगेन सिंपल, जस्ट डेफिनेशन ऑफ इट, यू हैव फ्री एंड फिक्स्ड वेक्टर्स। तो अभी जो वेक्टर्स हैं उसमें हमको अलाउड है ट्रांसलेशन करना, और ट्रांसलेशन का मतलब है कि मैं बिना इसको ओरिएंटेशन बदल के कहीं से भी कहीं ले जा सकता हूँ। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से ड्रैग करके अगर यहाँ ले जाऊं और ऐसे ही इधर बना दूं, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। मगर अगर मैं ये करूं कि यहाँ से इसको ले जाके थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर दूं, से लाइक दिस, इसकी ओरिएंटेशन बदल दूं, तो दिस विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट रोटेशन। सो आपको रोटेशन नहीं करना है, आप उसको मतलब ओरिएंटेशन सेम रखते हुए अगर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हो तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो वेक्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेशन के लिए इनवेरिएंट होते हैं, जिसका मतलब है कि ट्रांसलेशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रांसलेट करिए उसको, यहाँ से इधर ले जाइए, फिर और ले जाइए, कहीं पे भी ले जाते रहिए, वो वेक्टर सेम रहेगा। यही इसी वेक्टर को आप ए वेक्टर लिख सकते हो हर जगह ट्रांसलेट करके। ऑफ कोर्स ये तो आपने गड़बड़ कर दिया है, तो ये तो दिस इज नॉट दैट सेम वेक्टर, दिस इज सम अदर वेक्टर, बट या इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस वेक्टर इज जस्ट मूविंग अराउंड and going in probably even circles but not changing its orientation नहीं बदलना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में सारे वेक्टर्स आपके फ्री वेक्टर्स ही होते हैं, और बाय डिफॉल्ट आपको अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको मान के चलना है कि आपको जो वेक्टर की बात की जा रही है वो वेक्टर एक फ्री वेक्टर है, आपको उसको ट्रांसलेट करना है अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। करना ही है, मतलब करके ऐसे मत बोलना कि अरे ये तो अलग जगह पड़ा हुआ है, हम अगर जरूरत पड़ती है तो आपको उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें आगे इसको भी थोड़ी देर में जरूरत पड़ने वाली है। और फिक्स्ड वेक्टर जो है वो अपना जो पर्पस है वो उनका खराब हो जाएगा अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, और ये फिजिक्स में आपको इनकी थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक से डोर की बात करो और वो डोर में आपको से इधर की साइड पे आपका हैंडल है और इधर की साइड आपके हिंजेस हैं, राइट। सो अगर आपने यहाँ पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का तो आपका डोर खुलेगा, बंद होगा, राइट। मगर आपने यहाँ पे अगर वही 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो नहीं होगा। मगर आप देख रहे हो कि आपने तो सिर्फ ट्रांसलेशन किया था, तो जब ट्रांसलेशन किया तो इसका पर्पस तो खराब हो गया। तो फिजिक्स में किस जगह पे फोर्स लग रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी के किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करके सोचोगे कि आपको सेम इफेक्ट मिलेगा
तो ऐसा नहीं है। मगर हाँ, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू टेक इट एज अ फ्री वेक्टर, बट आंसर निकालते वक्त, फिजिकल रियलिटी में आंसर निकालते वक्त आपको उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, जहां लगा है वही लगाना है। ऐसे ट्रांसलेट मत करना कि ये तो फ्री वेक्टर है, नहीं, फिजिक्स में अनलेस यू आर श्योर उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, जहां लगा है वहीं पे लगाना है। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स आर 3 or more vectors which lie on the same plane। और थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखते हो कि दो लाइंस देखते हो, सपोज ये आपकी ऑरेंज लाइन है और ये आपकी से दूसरी लाइन है, तो मैं इसको अगर घुमा रहा हूं तो देखो ये आपका, ये दोनों लाइन स्क्यू हैं। स्क्यू जो 3 डायमेंशन में क्या होता है कि लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होती है या पैरेलल होती है, और या कभी कभी स्क्यू भी हो जाती है। ठीक है, स्क्यू के केस में क्या होता है, ना तो इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल है। सी, यू कैन डू दैट विद योर ओन पेन्स। यहाँ पे वीडियो में वो उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट यू कैन डू दिस कि यू नो ये आपका जो दो लाइंस हैं उनको आप ना तो 3 डायमेंशन में पॉसिबल है, 2D में या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा, मगर 3 डायमेंशन में यू कैन हैव अ लाइन, 2 lines which are neither parallel nor intersecting। now if this, अगर ये चीज हम अपने वेक्टर्स के साथ करें तो इनको आप किसी एक प्लेन में नहीं डाल सकते। आप कोई भी प्लेन डालोगे तो उसमें एक आएगा तो दूसरा उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मगर जैसे कि मैंने बताया कि हमारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको अगर लेके जाओगे ऐसे करके ना, आप इसको अगर घुमाओगे या मतलब बिना डायरेक्शन नहीं बदलते हुए, तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इंटरसेक्टिंग बन जाएंगे, और उसका बाद ये आपके से एक सिंगल प्लेन में आ जाएंगे। तो जो 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं तो वो कोप्लेनर ही होंगे। ठीक है, आप हमेशा उसको ट्रांसलेट करके एक प्लेन ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि एक यहाँ पर है और एक थोड़ा सा ऊपर को ऐसे स्क्यू जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको ड्रैग करना है एक को, और इसको ट्रांसलेट करा के यहाँ पे लेके आना है, और ये आपको अपना प्लेन मिल गया। ठीक है, दिस इज योर प्लेन, राइट। सो यू कैन ऑलवेज डू दैट विद 2 वेक्टर्स, बट इफ यू हैव 3 वेक्टर्स, सो एक तीसरा वेक्टर भी है और वो मान लो कि ऐसे है। अब आप चाहे कुछ कर लो, आप तीनों को एक साथ नहीं ला पाओगे, राइट। तो अब ये आपका एक प्लेन यहाँ से बन जाएगा, मगर ये तीसरा वाला उससे उस प्लेन में नहीं होगा, वो ऐसे करके नहीं होगा इसके साथ इसी प्लेन में। तो इसमें कभी कभी आपको वो कोप्लेनर मिलेंगे और कभी आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर 3 वेक्टर या 3 से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन में आ पाते हैं ट्रांसलेशन के बाद, तो वो कोप्लेनर है। ठीक है, वो आपको अगर ऐसे नहीं कहना कि अरे देखो ये वाला एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये कहीं ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो ये तो कोप्लेनर नहीं है। आप उनको पहले ट्रांसलेट करके चेक करना है, और उनके सारे, सबसे आसान तरीका है कि आप उनका ना एक पॉइंट जोड़ लो। ठीक है, उसके बाद अगर वो एक प्लेन में आ जाते हैं तो वो कोप्लेनर है, और अगर एक प्लेन में नहीं आते तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। अगेन सम डेफिनेशंस, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। और को टर्मिनल का मतलब उनका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। वेरी सिंपल स्टफ। ठीक है, नथिंग बिग टू अंडरस्टैंड। टर्मिनल माने खत्म होने वाला, इनिशियल माने स्टार्ट होने वाला। सो नाम में ही उनका मीनिंग छिपा हुआ है। आई थिंक जस्ट रिपीट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अ वेक्टर ऑपरेशन। हम ये एक वेक्टर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। सो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर होता है और हम उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 से या -3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। हम देखते हैं इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि अगर हम ऐसा करते हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि अगर हम इस टाइप का काम करते हैं तो इसका पहला मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर था तो हमने एक नया वेक्टर बनाया है, ये मेरा ए वेक्टर है, एक नया वेक्टर बनाया है जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के 5 गुना है। ठीक है, इस केस में 3 गुना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपने नंबर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो और अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, सो इस केस में ये आपका जो नया वेक्टर है कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 5 गुना है, होपफुली 1 2 3 4 में भी 5, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। और अगर आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव स्केलर से, तो वो आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू हैव डिफाइंड दिस ऑपरेशन कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वेक्टर ऑपरेशन है जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी एक वेक्टर को आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे आपको पता चलता है।
ठीक है, तो यानी कि अगर आपने किसी स्केलर k से एक वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया तो जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा, मॉड ऑफ k टाइम्स हो जाएगा जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड था, और डायरेक्शन वही रहेगा अगर k 0 से बड़ा है, और अगर k 0 से छोटा है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। k अगर 0 है तो ऑफ कोर्स वो आप मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, तो फिर उसका कोई डायरेक्शन रहेगा नहीं, वो जीरो वेक्टर बन जाएगा, राइट, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बन जाएगा, उस केस में आपका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट हो जाता है। ठीक है, सो वेरी सिंपल, आपके पास एक वेक्टर है, आपको बोला जाए बताओ कि ये अगर ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर कैसा होगा, तो सिंपली आपको उसकी डबल लेंथ का उसी डायरेक्शन में वेक्टर बना देना, तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। अगर आपसे बोला -2a वेक्टर कैसा होगा या -3a वेक्टर कैसा होगा, तो आपको उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर बनाना है, तो ये आपका -3a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना लेंथ होनी चाहिए, इसकी 2 गुनी होनी चाहिए, इसकी 3 गुनी होनी चाहिए, मगर डायरेक्शन अपोजिट है। I hope this is clear to everybody. If it is clear, then raise hands. Raise hand करके, और कोई प्रॉब्लम है तो डाउट है तो पूछ लो. If k is infinity, बेटा k is not infinity. Infinity is not a number. Okay, infinity एक concept होता है, and k has to be a scalar number. Okay. प्रीवियस वीडियोस के बारे में मुझे नहीं पता है, आप अपने काउंसलर से पूछेगा, वो लोग आपको उसकी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, आज ही हमने नया टॉपिक आज ही से शुरू किया है और ये पहली क्लास है इस सीरीज में। सो आज का ही वीडियो आपका आना शुरू होगा। इससे पहले हमने बेसिक जनरल स्टफ ही बात की थी कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो उसमें हमारे पास ऐसा कुछ एकेडमिक हमने नहीं पढ़ा था, स्टडी पैटर्न वगैरह के बारे में बात की थी, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात की थी, वो भी आपको वही बताएंगे जो आपके काउंसलर्स हैं। दे विल गिव यू I30 के जो काउंसलर्स के आपसे बात चल रही है वो आपको बताएंगे। ठीक है सर, इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू पैरेलल वेक्टर। आउच। सो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो वो पैरेलल होंगे। ठीक है, हाँ, दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो पैरेलल होंगे, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ठीक है, सो उनका डायरेक्शन भी सेम हो ये भी जरूरी नहीं है। ओके, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट इज एन एक्स ऑफ फायर्ड वेक्टर। आई डोंट नो व्हाटएवर दैट मींस। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। या so suppose A is a vector of magnitude 4.5 units due north. What is the vector 3a and -4a? तो पहले 3a वाले का आंसर आप लोग अपनी चैट विंडो में डालिए। अगर a वेक्टर 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ है तो व्हाट इज 3a वेक्टर? ओके, साक्षी आपने कैलकुलेशन गलत किया है, दोबारा करो। शुभम इट्स राइट, दिव्यराज सही है, पार्थ सही है। ठीक है, मुस्कान आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, डायरेक्शन बताना जरूरी है। ठीक है, वैभव कैलकुलेशन गलत है। या नवीन इट्स राइट, सुमन इट्स करेक्ट, ननिका इज करेक्ट, संस्कार आपने डायरेक्शन नहीं बताया है। ठीक है, पूरा लिखना है। आदित्य सही है। ठीक है, सो या -4a का आंसर देते हैं हम। ठीक है, आंसर है 3.5 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ एंड -4a, सॉरी 13.5, मैंने गलत बोल दिया। हाँ, ओके, वेरी गुड। अगले वाले का आंसर है 18 यूनिट्स ड्यू साउथ, और संस्कार आप करो -18। नहीं, -18 गलत आंसर है। ठीक है, -18 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, सो यू हैव टू से 18 यूनिट्स ड्यू साउथ, दैट इज द राइट आंसर। ओके, शॉर्ट में कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 18 ड्यू साउथ या 18 साउथ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर टू बी 18 यूनिट्स ड्यू साउथ। ठीक है, okay, so that's the right answer. Good, so I guess this is clear. So yeah, if there is any doubt up to this point, please ask. Let's see. ये -18 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ, ये
नहीं ये सही आंसर नहीं है सुमन, ठीक है। -18 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ मत करो, उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, ठीक है। कुछ सेंस में कुछ जगहों पे इसको टॉलरेट किया जा सकता है, बट एज अ वेक्टर स्पेसिफिकेशन ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो -18 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ नहीं करना, उसको 18 यूनिट्स ड्यू साउथ ही करना है। ओके, गुड। एनी डाउट्स? नो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Scalar multiplication. Let me get this there. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बाकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, सो लेट्स सी। सो पहले तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो हम यहाँ पे एक और चीज डिफाइन करेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, तो उसके ठीक उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर मगर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं माइनस ए, ठीक है। सो दिस इज अ नेगेशन ऑफ दिस वेक्टर। ये एक अलग ऑपरेटर है, जैसे कि हमने मॉड्यूलस जो मैग्नीट्यूड निकालने वाला ऑपरेटर देखा था, वैसे ये है। और अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था, वो भी एक ऑपरेशन था, तो ये भी एक ऑपरेशन है। तो उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में इट विल बी नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। नाउ ये -1a को अगर हम देखें, ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और अगर देखा जाए तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है, और माइनस की वजह से डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो ये चीज आपकी इसके बराबर भी होनी चाहिए, -1a के, ए वेक्टर के। तो ये एक रूल है। यहाँ पे दो अलग चीजें हैं, ये निगेशन है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। स्केलर डिवीजन। सो अगर मैं ये कहूं कि 1/5 ए वेक्टर, सो दिस आई नो कि अगर मान लो कि मेरा ये ए वेक्टर है, so I should be able to divide it into say 5 parts, 3 4 और 5। और ये जो वेक्टर होगा, मेरे को पता है 1/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड 1/5 हो जाना चाहिए, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। सो दिस इज दिस वेक्टर 1/5 ए वेक्टर, राइट, 1/5 टाइम्स ए वेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड एज दिस वेक्टर। सो इसमें हम यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज अ स्केलर डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखो स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू हैव के ए या फिर 1/ka, so this is scalar multiplication which is same as you can use that to define scalar division, ठीक है। scalar division is this kind of a thing, okay। and then unit vectors, how can you get unit vectors? so यहाँ पे हमने पहली चीज देखी कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेशन। यहाँ पे हमने स्केलर डिवीजन को डिफाइन किया है फ्रॉम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन जनरेट यूनिट वेक्टर्स फ्रॉम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो यूनिट वेक्टर अगर मेरे को मान लीजिए ए है, ये मेरा ए वेक्टर है, और मुझे इसी के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का एक वेक्टर चाहिए, जिसको कि मैं ए हैट से डिनोट करूंगा। इसकी लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है। इसकी लेंथ कुछ और हो सकती है, ठीक है, 2 3 2.5 यूनिट्स व्हाटएवर। इसकी लेंथ 1 यूनिट है, उसी डायरेक्शन में है, और 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का है। तो मुझको क्या करना चाहिए, मेरे को पता है कि मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूं तो क्या होता है उससे उससे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, उससे मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो इसका मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स कम हो जाएगा और मुझको यूनिट मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा। मान लो कि ये 5 यूनिट्स का होता, तो मैं अगर 5 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को 1 यूनिट का मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट योर यूनिट वेक्टर्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपके पास एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में आपको अगर यूनिट वेक्टर करना है, तो सिंपली ए हैट के लिए आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट यूनिट वेक्टर्स अलोंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसकी भी बहुत यूज होता है, इस ऑपरेशन का भी आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज करके कई क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इससे, ठीक है। सो दिस इज या negative of vector I have already done. Okay, so let's do the next thing, which is angle between vectors. Okay, अभी तक कोई doubts किसी को? Let's see. Dividing vector by its magnitude. No, Very sir. good, Sakshi. Very good. Yeah, this is exactly what I said. Yes. Now angle between vectors. Suppose you have two vectors. Okay, and I said कि अगर दो वेक्टर हैं तो आप उनको हमेशा
एक सिंगल प्लेन में ला सकते हो, ठीक है। तो पहला काम तो आप वही करो, ठीक है। पहला काम आप करो, आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, सपोज यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इनको आपको सेम प्लेन में लेके आना है, राइट। सो इसको ट्रांसलेट करके लाएंगे यहाँ से और इसको ट्रांसलेट करके यहाँ ले आएंगे। अब ये सेम वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और हमने क्या करना है, इनकी टेल्स को जोड़ देना है, ठीक है। सो जॉइन द टेल्स। एज सुन एज यू जॉइन द टेल्स, ये पहली बात तो सेम प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ में देखने में ऐसा लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ये आपके जिस प्लेन में आप ड्रॉ कर रहे हो ना, वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर पेन्स के साथ करोगे ना हवा में, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज ये आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर कहीं और है, तो उसको लेके आना पड़ेगा विदाउट उसकी ओरिएंटेशन बदले, और फिर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत में वो एक प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है। और वो उनको ऐसे प्लेन में दिखा भी नहीं सकते जैसे हमने इतने आराम से दिखा दिया है, ठीक है। तो बट ये बाद में आपके एक प्लेन में पक्का आ जाएंगे जब आप उनकी टेल्स को ज्वाइन कर दोगे। अगेन जो प्लेन आप दिखा रहे हो जरूरी नहीं कि उसी प्लेन में हो, किसी और प्लेन में हो सकता है, बट हम यहाँ पे कागज पे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वो ये वाला एंगल होता है आपका, ठीक है। सिंपल जैसे रेस के बीच में एंगल डिफाइन करते हैं, वैसे यहाँ पर वेक्टर्स के बीच में भी एंगल डिफाइन करते हैं। बिल्कुल रेस की तरह बिहेव भी करते हैं वेक्टर्स, देखने में रेस जैसे ही दिखते भी हैं, ठीक है। इनके रेस का रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो जैसे वहां एंगल डिफाइन है वैसे यहाँ पर है। हाँ, मगर ये जो वैल्यू है वो आपकी एक पॉइंट तक जाएगी। सो सपोज ये तुम्हारा एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो ये 90 डिग्री हो गया, दैट इज फाइन। एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, सो ये आपका कुछ ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ गया। बट अगर एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो अब ये नहीं लेना है, ठीक है। ये नहीं लेना है, आपको ये वाला एंगल लेना है जो छोटा एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, ये आपका 0 से लेके 180 डिग्रीज तक आपका वेरी करता है, दैट्स इट, ठीक है। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स वुड गो फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमेशा इसी के बीच में ही रहेगा, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये काम कर रहे हो तो आप उनकी टेल्स जोड़ रहे हो, ठीक है। टेल्स जोड़ने के बाद ही ये निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, नहीं तो वो गलत आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। आप आंसर आपको अपने चैट विंडो में देना है। सो सपोज यू हैव अ वेक्टर लाइक दिस and you have say another vector like this, and this is 45 degrees. So what would be the angle between these two vectors A and B? Yeah. Okay, Diviraj, answer wrong hai, just revisit it. Soham, answer wrong hai. Suman, it's right. RP, it's right. Parth, आंसर गलत है, दोबारा देखो ध्यान से, ठीक है। 45 डिग्री आंसर नहीं है, ठीक है। आपको मैंने कहा पहली बार टेल को जोड़ना है, या और ओह सॉरी, ओह सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ये तो मेरे से गलती हो रही है। 45 वाला सही है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं इसको ट्रांसलेट करके यहाँ लाऊंगा तो ये आपका 45 डिग्री बनेगा, 135 वाला गलत है। सब बच्चे 135 दे रहे थे, आई गॉट बायस्ड विद दैट, ठीक है। सो इसको हम अगर ट्रांसलेट करके यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको 45 ही दे देगा, ठीक है। सो 45 आंसर है, तो टेल को जोड़ेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा, ठीक है। सो 135 ये जो एंगल है इसमें टेल्स नहीं जुड़ी है, इसमें हेड और टेल जुड़ा हुआ है, सो ये आपको नहीं लेना है, आपको 45 डिग्री वाले लेना है, ठीक है। आप इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट करके लेके जाओगे, टेल्स को जोड़ोगे। ओके, लेट्स सी, आई थिंक लेट्स लीव इट एट दिस, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। सो इसके आगे हम अगली क्लास में कल करेंगे, मॉर्निंग में, सॉरी इवनिंग में, आप लोगों की इवनिंग में क्लास है, ठीक है। सो अगर कोई डाउट वगैरह, लेट्स टेक सम, इफ देयर इज एनी डाउट हियर रिगार्डिंग दिस। Okay, fine, good. 45, okay, good. Everybody's clear? Fine. So see you. Good night, everybody. Bye-bye. Yeah.